अनिल जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और बड़ी साफ सोच है और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को भी रखते हैं। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान काफी एक्टिव भी दिखाई देते हैं और आज वो हमें बताएंगे कि उनके विभाग के द्वारा किस तरह से उत्तर प्रदेश के इस बजट में खर्च होगा और क्या मास्टर प्लान है, क्या रोड मैप है। तो एक बार फिर से जो है तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे अगले मेहमान का जो इस संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल राजभर जी का जोरदार तालियों के साथ यहाँ जो है मैं सभी चाहूंगा कि वो स्वागत करें। और देखिए अपने दोनों खास सहयोगियों का भी मैं जो है यहाँ कहूंगा कि वो संवाद कार्यक्रम को आगे लेके जाए। सर आपका अनिल राजभर जी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन खासियत ये कि काशी की उस भूमि से आते हैं जहां से प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने हमें बुलाया है और देश के प्रधानमंत्री बने, और उसी इलाके से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं अनिल राजभर जी। कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारी जिम्मेदारी भी हैं। सबसे पहले सर शुरुआत इसी से करते हैं। बजट की चर्चा हम कर रहे हैं, बड़ा बजट आया, बड़ा कौतूहल है देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी है, देश के अलग राज्यों में भी है, और आप लोगों ने देश की दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने भी एक बड़ी चुनौती दे दी है कि इतना विशालकाय बजट और उस बजट का रोड मैप क्या है, मास्टर प्लान क्या है। इसीलिए इंडिया वॉइस के जरिए, क्योंकि आपकी सोच, आपकी आवाज, हम अपने इस टैगलाइंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जरा आप हमारे मंच से दर्शकों को बताइए कि इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा आकार और वो चुनावी वर्ष में। सबसे पहले तो इंडिया वॉइस का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बजट से संदर्भित आपने इस सम्मेलन को बुलाया है। और बात की शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि आपने काशी की बात करी, तो निश्चित तौर पर आज काशी विकास के एक मॉडल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत हुई है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने काशी के अंदर विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखते हुए और आधुनिकता के एक नए कलेवर के साथ काशी को प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि यहाँ भी बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे जिनका काशी आना जाना होता होगा, तो बताने की जरूरत नहीं, परिवर्तन साफ है, दिखाई दे रहा है। जहां तक बजट की बात है तो निश्चित तौर पर बजट दुनिया के कई देशों से भी बड़ा, कई देशों के जो बजट हैं उससे भी बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बार अपने लिए रखा है। हमारा जो आर्थिक विकास है उसकी गति न प्रभावित हो और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना है, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो सरकार का संकल्प है, हर हाथ को काम मिले, इस लक्ष्य के साथ जो हम काम कर रहे हैं, आप सब लोग अवगत हैं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, चाहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की बात हो, तो हमें संसाधन की आवश्यकता है और हमने उसका अगर उपाय किया है, उसकी व्यवस्था की है और उसी का परिणाम है कि आज देश में सराहना भी हो रही है। अब जो लोग, मैं कई प्रतिपक्ष के साथियों को भी सुनता हूं, तो कई लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध बजट का करें, ये अच्छी बात नहीं है। कई लोगों को तो इस बात की परेशानी है कि पाकिस्तान से भी बड़ा बजट उत्तर प्रदेश की सरकार ने है। सवाल यह है कि हमारी आवश्यकता क्या है और आवश्यकता के सापेक्ष हम धन कहां से लाएंगे, बजट की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हमसे पूर्व मंत्री जी बोलकर गई, जो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का और उसके घर में भी विकास आवे, परिवर्तन हो,
मैं समझता हूं कि उसका पूरा रोड मैप आपको इस बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और विशेष तौर पर विकास के जो 3 बड़े पैमाने हैं, आप पावर के सेक्टर को देखिए, आप परिवहन के सेक्टर को देखिए, और फिर कानून व्यवस्था जो हम मेंटेन किए हैं, हमारी जो एडवांस और आधुनिक हमारी जो पुलिस, हम उसको कैसे बनाएं ताकि हर चुनौती का सामना हमारी पुलिस कर सके। और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में जो आसमान से भी ऊंची रेखा सरकार ने खींचा है, जिसने पूरे देश और दुनिया को प्रभावित किया है, निवेशकों को प्रभावित किया है, हम इस विश्वास को और कैसे मजबूती प्रदान करें। तो इस बात के लिए जिस संसाधन की आवश्यकता है, हमने उसका इंतजाम किया है। बिल्कुल। लेकिन यही तो पूछ रहे हैं आपके विपक्ष के लोग कि लाएंगे पैसा कहां से, संसाधन का आप तो बता रहे हैं कि हम यहाँ ये खर्च करेंगे, हमारे पास ये, लेकिन लाएंगे कहां से? और आप आकार बढ़ा रहे हैं लेकिन खर्च नहीं हो पा रहा है। पिछला जो अभी करंट बजट जो चल रहा है 25-26 का, उसमें 50% आप नहीं खर्च कर पाए हैं। नहीं, देखिए, ये तो भाषा और आरोप की बाजीगरी है प्रतिपक्ष की। बहुत से मद ऐसे होते हैं जिसमें हमें अतिरिक्त धन बचा के रखना भी पड़ता है। और आप पिछले बार के बजट को देखिए, और जब पिछले बार बजट सरकार ने प्रस्तुत किया तब प्रतिपक्ष की बात को याद रखिए। यही शंका प्रतिपक्ष की तरफ से पिछली बार भी जताई जा रही थी कि आप धन कहां से लाएंगे, लेकिन हमने इंतजाम किया कि नहीं किया। हमने मूल बजट की भी व्यवस्था की, और बाद में सप्लीमेंट्री लेकर आए, हमने उसकी भी व्यवस्था की। जो हमारी योजना है वो अगर कहीं धन के अभाव में रुकती है, उसकी गति प्रभावित होती है, तब तो आप हम पे आरोप लगाइए। हमारी अगर कोई योजना रुक नहीं रही है, बल्कि उसको और तेज गति से हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। और ये तो आप सब लोग अवगत हैं कि चुनावी वर्ष है। अगर हम जनता से कोई झूठा वादा करेंगे, कोई गलत बात करेंगे, कोई गलत योजना को हम कह देंगे, जनता से वादा करेंगे और उसको मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उसका खामियाजा हमें भोगना पड़ेगा। ये इसका ध्यान है। तो आप देखिए, हमारा चाहे भारत सरकार ने जो मदद किया है, और जो हमारे एक भी टैक्स नहीं बढ़ाया, सबसे बड़ी बात लाएंगे। जब टैक्स ही तो सर रेवेन्यू आता है। हमारे पुराने हमने लीकेज बंद किया है, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। हम इसलिए व्यवस्था करने में हमें सफलता मिल रही है। और जितने भी लीकेज थे, सरकार ने उसको बंद करने का काम किया, इसलिए हमको सफलता मिल रही है। हमने कानून व्यवस्था को जो मेंटेन किया है, जिसकी वजह से हमारे पास निवेश आ रहा है, ये हमारा जो रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। तो प्रतिपक्ष से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप धन हम कहां से लाएंगे, वो हमारी चिंता है। आप सवाल खड़ा करिए, कोई हम लोगों की तरफ से प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई योजना हम बीच में रोके हों, या हम जो योजनाएं चला रहे हैं उसमें किसी प्रकार की उसके रफ्तार में कोई कमी आई हो, तो आप सवाल कर सकते हैं। माइक तो बंद नहीं करेंगे ना? लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, जैसे योजनाओं की उपलब्धियां आपने गिनवाई हैं, कह रही है ये योजनाएं सिर्फ हवाबाजी है, पटल पर नहीं दिखती हैं। इस आरोप को कैसे आप स्वीकार करेंगे, या कैसे आप रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे इस आरोप का, कैसे रखेंगे? क्या भूमिका नजर आती है आपकी इसमें? देखिए, एक बात कहना चाहते हैं, प्रतिपक्ष विरोध के लिए विरोध करने का फैशन बना लिया है, और पूरा प्रदेश उनको देख रहा है, सदन इस समय चल। लेकिन जनता तो भोली है ना, उसने जो कहा वो, तो जनता के सामने पारदर्शिता कैसे लाएंगे? जनता का विश्वास, जनता का भरोसा सरकार के साथ है, इसलिए जनता उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान भी कर रही है, अपना सहयोग भी कर रही है। हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। सरकारी नौकरी और बेरोजगारी को लेकर हमेशा तमाशा खड़ा होता है। बिल्कुल। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार चली, 1,39,000 सरकारी नौकरी उन लोगों ने दी, और 2017 से लेके अब तक 8,45,000 से ज्यादा नौकरी हमने दिया है सरकारी से।
15 लाख से ज्यादा लोगों को हमने निजी क्षेत्र में सेवा योजित किया। आज 6000 तो श्रमिक हमने इजराइल भेज दिए और उसका परिणाम क्या है कि 1000 करोड़ सालीना हमारा श्रमिक प्रदेश में भेज रहा है, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान कर रहा है। और जब हमारे निवेश प्रस्ताव आज धरातल पर उतर रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार का सृजन होने जा रहा है। भारत सरकार का भी हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। 2 औद्योगिक पार्क और फिर अभी जो रेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सौगात दिया है माननीय श्री मोदी जी की सरकार ने, दिल्ली से बनारस और बनारस से जलपाईगुड़ी, हमने जो लैंड लॉक का एक जो ठप्पा हमारे ऊपर लगा था उत्तर प्रदेश के ऊपर, हमने उसका विकल्प निकाला है। हमने जल मार्ग का रास्ता खोला है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने बनारस में शिप के मेंटेनेंस का सेंटर खोलने का फैसला किया। आज हमारा प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश है। आज सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे पास हैं। तो सब मिला जुला के हमारा ये कहने का है कि जो प्रतिपक्ष कह रहा है, सबसे बड़ी सवाल क्या है कि हमारी जो युवा शक्ति है, हम उसको कैसे उसका ख्याल रख रहे हैं, हम मातृशक्ति का सशक्तिकरण कैसे कर रहे हैं, हमारा जो अन्नदाता किसान है उसको उसके पैर पर कैसे खड़ा कर रहे हैं, और जो आज की तारीख में 8 करोड़ 39 लाख जो हमारे श्रमिक हैं उत्तर प्रदेश। बिल्कुल यही मैं जिक्र करना चाह रही थी। इस पूरी चर्चा में मैं सोच रही थी हमें श्रमिकों का जिक्र नहीं हो रहा, हर क्षेत्र की उपलब्धियां आपने गिनवा दी। तो श्रमिकों के कल्याण, उनकी सुरक्षा के लिए क्या भूमिका नजर आ रही है आपके विभाग की? देखिए, 3 बात हम प्रमुख रूप से कहना चाहते हैं जी। एक, वेलफेयर की उनकी जो योजनाएं हम संचालित कर रहे हैं, हम 22 प्रकार की योजना संचालित कर रहे हैं और हम अपने श्रमिकों से कहते हैं कि सरकार ने इतनी व्यवस्था किया है, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। बच्चा अपने माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और धरती छोड़कर हम जाते हैं तब तक का हम इंतजाम कर रहे हैं। अगर हमारा कोई श्रमिक साधारण तरीके से उसका देहांत होता है तब भी हम उसके घर को 2 लाख रुपया देते हैं और उसके अंतिम संस्कार के लिए अलग से 25,000 रुपया भी देते हैं। श्रमिक का, मजदूर का बेटा मजदूरी करे ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार इंतजाम कर रही है कि मजदूर का बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, पुलिस में जाए। हम अटल आवासीय विद्यालय संचालित कर रहे हैं और आपके चैनल से सभी सम्मानित जो दर्शक हैं इंडिया वाइज के, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप अटल आवासीय विद्यालय जाके देख के आए। मेरा दावा है कि पूरे देश के अंदर चाहे कोई निजी विद्यालय होगा चाहे कोई सरकारी विद्यालय होगा, अटल आवासीय विद्यालय के मुकाबले कोई विद्यालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने मजदूर के बच्चों को पढ़ने का जो इंतजाम किया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि हम कैसे श्रमिक के घर में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम बुनियादी बदलाव लाना चाहते हैं। मजदूर का बेटा मजदूरी न करे, हम ये इंतजाम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल से हम वादा करके जा रहे हैं, आज आप गुजरात चले जाइए, आज आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप हैदराबाद, बंगलौर चले जाइए, देश के दूसरे हिस्से में चले जाइए, हर जगह उत्तर प्रदेश के लोग कल कारखानों में काम करते हुए आपको मिलेंगे, हर जगह। लेकिन आने वाले 5 साल में पूरी तस्वीर योगी जी की सरकार बदलने जा रही है। देश के दूसरे हिस्से से काम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आएंगे लोग, रोजगार खोजने के लिए आएंगे। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके 2017 तक जितने कारखानों का पंजीयन उत्तर प्रदेश में हुआ था उससे भी ज्यादा कारखाने हमने पिछले 9 वर्ष में पंजीकृत किए। हमने पीछे किसको छोड़ा है? तमिलनाडु को पीछे छोड़ा, हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा और लगातार 2 वर्ष से हम नए कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में हम देश में नंबर 1 के स्थान पर हैं। ये इस बात को प्रमाणित करता है। और पूरे उत्तर प्रदेश को हम 6 जोन में बांटकर
हम ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, बड़े ट्रेनिंग सेंटर। देश और दुनिया में जिस तरह के मैन पावर की आवश्यकता है, हम अपने मैन पावर को उस तरह की ट्रेनिंग देंगे। हम उनके कौशल विकास को, उनके हुनर को निखारेंगे, हम उनको उस लायक बनाएंगे। देश में रहना चाहें देश में रहें, और दुनिया के बाहर जाकर अपना अवसर अगर वो खोजना चाहें, सरकार उसके लिए भी काम कर रही है। हमने मिशन रोजगार का गठन किया है। हम देश के तीसरे स्टेट हैं जिनको भारत ने आरए का लाइसेंस दिया है। मतलब हम दुनिया में कहीं भी अपने नौजवानों के लिए हम अवसर बना सकते हैं। मध्यस्थता की किसी की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने हमको स्वतंत्र किया है कि हम दुनिया के किसी देश के साथ संवाद स्थापित करके हम अपने लोगों का प्लेसमेंट वहां करा सकते हैं। आज जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है आज सबसे न्यूनतम स्तर 2.24। इतना न्यूनतम स्तर पर कभी भी देश के अंदर उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर नहीं रहा। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए मजबूत कदम उठाने का काम की है, जिसका परिणाम हम लोगों के सामने है। बिल्कुल सही आंकड़ा आपने दिया। 17.5% बेरोजगारी दर से आपने सफर की शुरुआत की थी, 2.24% तक आया, 7 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। लेकिन चलते चलते सर, तमाम योजनाओं के बारे में आपने बताया, श्रमिकों के लिए उनके बारे में कि उनको किस तरह से हम और खुशहाल बनाएंगे। लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारना और उन श्रमिकों के अंदर ये भाव पैदा करना कि हमारी जो योजना है वो आपके लिए है और वो आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल, आपकी चिंता बहुत जायज है और हमारे विभाग की भी यही चिंता है। हम 22 प्रकार की योजना उनके लिए चला तो रहे हैं, लेकिन अभी जितनी जानकारी उनको होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि हम जिला स्तर पर कैंप लगाते थे, तहसील स्तर पर कैंप लगाते थे, ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाते थे, लेकिन अब हम न्याय पंचायत स्तर पर भी कैंप लगाएंगे। हमने ऐसा फैसला किया है। शहरों में, महानगरों में लेबर अड्डे होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। सुबह सुबह हमारा श्रमिक वहाँ चौराहों पर खड़ा होकर अपने रोजगार की तलाश करता है। लेबर अड्डों को हम विकसित करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार सराय योजना लेकर आई है। हम उनके लिए महानगरों में हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। हॉस्टल भी बनाएंगे, अपने श्रमिकों को रहने का भी इंतजाम करेंगे, भोजन का भी इंतजाम करेंगे। उत्तर प्रदेश के श्रमिक फुटपाथ पर नहीं सोएंगे, इस तरह की भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये योजनाएं बहुत जल्द जब धरातल पर उतरेंगी तो उत्तर प्रदेश का जो श्रमिक है उसका मनोबल भी बहुत बढ़ेगा और उनके अंदर विश्वास भी बढ़ेगा। चलिए, ये भरोसा अनिल राजभर जी दे रहे हैं इंडिया वॉइस चैनल के जरिए, और जाहिर सी बात है कि जब अनिल जी भरोसा दे रहे हैं तो उस पर विश्वास भी करना चाहिए। और हम आने वाले समय में इसे जमीन पर उतरते हुए और उन श्रमिकों की भलाई के लिए जो योजनाएं हैं उन तक वो योजनाएं पहुंचेंगी, ये उम्मीद और विश्वास भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और परंपरा का निर्वहन करते हुए एक बार फिर से हम अनुरोध करेंगे अपने चेयरमैन प्रेम सागर तिवारी जी से और प्रेसिडेंट अनिल पांडे जी से कि उनका सम्मान करें मोमेंटोस देकर। चलिए एक बार फिर से जो है तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे मेहमान का जो हमारे साथ